Hello, good morning, students. I, Abhilash, welcome every one of you to Arman Career Institute's digital platform. और मैं आज आप सभी के साथ डिस्कस करने जा रहा हूं आईसीएससी करिकुलम के क्लास 9 के आवर कॉन्स्टिट्यूशन, जो कि आपके सिविक्स के चैप्टर्स हैं। और ये पहला चैप्टर है। एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन मैंने लास्ट के कुछ चैनल आपके वीडियोस में बताया है। तो आज देखते हैं ब्रीफली हम लोग क्या क्या चीज है आपके आवर कॉन्स्टिट्यूशन में, क्या क्या बताया गया है कॉन्स्टिट्यूशन में। आखिरकार ये कॉन्स्टिट्यूशन क्या रिफ्लेक्ट करता है। इट इज ऑल अ सेट ऑफ रूल्स हाउ अ पर्टिकुलर country is being governed by a book, a legendary book. This book is in itself a legend. तो स्टार्ट करते हैं आवर कॉन्स्टिट्यूशन, लाइन बाय लाइन डिस्कस करते हैं क्या बोला जा रहा है आपका विद इन द लाइन्स। Our constitution, the Constitution of India came into effect on 26 January 1950. 26 जनवरी 1950 से हमारा कॉन्स्टिट्यूशन इफेक्ट में आया है। फाइन। और ये वही डेट है जब हम लोग आज तक और इन टाइम्स टू कम हम लोग 26 जनवरी 1950 1950 से लेकर के आज तक वी सेलिब्रेट दिस डे एज रिपब्लिक डे। ये वो दिन है जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन हमारे लोगों के लिए एनैक्ट कर दिया गया था। ये कॉन्स्टिट्यूशन में कौन सारी बातें लिखी गई है, इनके फॉर्मेशन, ड्राफ्टिंग कमिटीज एंड वेरियस फैक्टर्स के बारे में इस चैप्टर में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो व्हेन इंडिया बिकेम अ सोवरेन डेमोक्रेटिक रिपब्लिक, इन तीनों वर्ड के मीनिंग्स मैं बता दिया हूं, एक बार फिर से मैं रिवाइज करवा देता हूं आप लोगों को। सोवरेन का ये मतलब होता है मतलब कि एक पर्टिकुलर कंट्री का अपना इंडिपेंडेंट नियम कानून होगा। कोई भी बाहर के कंट्री के इन्फ्लुएंस में इंडिया नहीं आएगा इन टर्म्स ऑफ एनैक्टमेंट ऑफ लॉ। कोई भी बाहर की कंट्री बस सजेस्ट कर सकती है, बट ये नहीं कह सकती है कि हाँ आप इस नियम या कानून को लागू करिए इस कंट्री में। सजेशंस इज ऑलवेज वेलकम, बट दे कैन नॉट फोर्स अस टू enact any such laws. This is called sovereignty या sovereign. दूसरा है डेमोक्रेटिक। डेमोक्रेटिक इज अ सेटअप वेयर द लीडर्स, जो लीडर्स होते हैं वो इलेक्ट होकर के आते हैं डायरेक्टली या इनडायरेक्टली बाय द पीपल ऑफ दैट स्टेट या बाय द पीपल ऑफ दैट कंट्री। थर्ड टर्म इज रिपब्लिक। रिपब्लिक एक ऐसा सेटअप है बेटा जहां पे कि आपकी जो स्टेट है उसके जो हेड होंगे वो इलेक्टेड होने चाहिए, इधर डायरेक्टली या इनडायरेक्टली। मतलब अगर समझा जाए इंडिया एज अ स्टेट है, एंड डोंट कंफ्यूज, अगर मैं स्टेट बात कर रहा हूं कॉन्स्टिट्यूशन या सिविक्स के टर्म्स में, तो स्टेट रिप्रेजेंट्स अ कंट्री। तो इंडिया एक कंट्री है, इसके हेड ऑफ द स्टेट है प्रेसिडेंट। ये प्रेसिडेंट साहब जो हैं इनको हम लोगों ने इनडायरेक्टली चुना है। आप क्लास 10th में पढ़ोगे इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट, उसमें मैं ब्रीफली आपको डिटेल में डिस्कस करूंगा कि कैसे प्रेसिडेंट का इलेक्शन होता है। आज आप क्लास 9th में हो तो बस आप इतना ही जान लो कि प्रेसिडेंट जो कि हेड ऑफ द स्टेट है, ही इज इनडायरेक्टली इलेक्टेड बाय द पीपल ऑफ इंडिया। इनडायरेक्टली इलेक्टेड कैसे होता है मैं एक शॉर्ट में बता देता हूं आपको। हम लोगों ने जिन्हें चुन करके भेजा है एमपीज को, एमपीज मतलब मेंबर ऑफ लोकसभा एंड राज्यसभा बोथ, इन लोगों के द्वारा फिर से इलेक्शन होता है और फिर प्रेसिडेंट को चुना जाता है। मतलब कहीं ना कहीं हमने जिन्हें चुन के भेजा है उन्होंने अपने वैल्यूएबल वोट्स डाल करके फिर प्रेसिडेंट का इलेक्शन करता है। तो in wide terms, president is indirectly elected by the people of India. So India is a republic country. उसके बाद आपके टेक्स्ट में बोल रहा है कॉन्स्टिट्यूशन इज अ कॉम्प्रिहेंसिव डॉक्यूमेंट containing the set of rules that describe the rights and duties of its citizen and the manner according to which
the governance of the country is to be carried out. Governance of the country is to be carried out का मतलब है कि कॉन्स्टिट्यूशन में बताई गई है कि सरकार कैसे काम करेगी, लोगों का, सिटीजन्स का क्या राइट्स है, क्या ड्यूटीज है, ये सारी चीज आपके कॉन्स्टिट्यूशन में बताए गए हैं। प्रेसिडेंट का इलेक्शन, वाइस प्रेसिडेंट का इलेक्शन, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट का इलेक्शन, मेंबर ऑफ राज्यसभा का इलेक्शन, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली का इलेक्शन, स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल का इलेक्शन, यूनियन टेरिटरीज को कौन रूल करेगी, कैसे रूल करेगी, एवरी सेट ऑफ थिंग्स इज बीइंग पर्टिकुलरली डिस्क्राइब्ड इन दिस ब्यूटीफुल बुक नोन एज कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया. It regulates the position and power of three organs of government. आपके तीन organs of government होते हैं. Just like in our body we have 5 sense organs, similarly आपके government के भी 3 organs हैं. First is legislative, second is executive, and the third one is judiciary. इन तीनों का फंक्शंस भी आपके कॉन्स्टिट्यूशन में डिफाइन की गई है. लाइक ये जो लेजिस्लेटिव बॉडी है बेटा, ये आपकी लॉ मेकिंग बॉडी है. आपकी एग्जीक्यूटिव जो है ये लॉ इंप्लीमेंटिंग बॉडी है. और आफ्टर द फॉर्मेशन ऑफ लॉ एंड द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ लॉ ऐसा नहीं है कि कुछ कॉन्फ्लिक्ट्स अराइज नहीं होते हैं. वी हैव वैरायटी ऑफ पॉपुलेशन, डाइवर्स ग्रुप ऑफ पीपल स्टेइंग इन अ पर्टिकुलर पॉलिटिकल कंट्री. सो ऐसी बातें होती है कि जो लॉ इनैक्ट की गई है आफ्टर द फॉर्मेशन वो सही ढंग से लागू नहीं हो पाते, या कुछ एलिमेंट्स ऑफ द सोसाइटी ऐसे होते हैं जो इन लॉज को फॉलो नहीं करते, तो उनके लिए जुडिशियल सिस्टम बनी है. इट बेसिकली डील्स विद द disputes between center and state, state and state, center and union territories, state and union territories, or among the citizens. इन सारों के बीच में अगर कोई भी डिस्प्यूट अराइज होता है तो एक पर्टिकुलर बॉडी है जो कि इंडिपेंडेंट बॉडी है. इट डजंट कम अंडर इन्फ्लुएंस ऑफ एनी रनिंग गवर्नमेंट. या यू हर्ड इट राइट, दिस इज एन इंडिपेंडेंट बॉडी, और ये किसी के भी इन्फ्लुएंस में नहीं आता है, किसी के भी दबाव में नहीं आती है ये बॉडी. इट टेक्स इट डिसीजन इंडिपेंडेंटली. तो ये सारे ऑर्गन्स ऑफ गवर्नमेंट है. आप एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए. And state how they are interrelated. It assumes special importance as it is moderate relation between government and the governed. एक moderate सा relation बनाता है. moderate सा relation का मतलब है कि एक ऐसा relation जो कि midway follow करता है, ना तो किसी को support करता है और ना ही किसी को दरकिनार करता है. एक बीच का रास्ता बनाता है गवर्नमेंट के लिए ताकि वो भी अपने वर्किंग्स, अपने सिस्टम को अच्छे से परफॉर्म कर सके, और सिटीजन्स लाइक आपका जो ये द गवर्नड है, इट इज फॉर द सिटीजन्स. आफ्टर ऑल तो जो भी गवर्नमेंट है वो सिटीजन्स पे ही तो रूल करती है. फाइन. फर्दर इट प्रोटेक्ट्स द इंटरेस्ट ऑफ द सिटीजन बाय रेस्ट्रेनिंग द गवर्नमेंट फ्रॉम टेकिंग आर्बिट्रेरी डिसीजंस. और ये गवर्नमेंट में जो मैंने पहले बताया कि इसमें सेट ऑफ रूल्स है कि हाउ गवर्नमेंट इज गोइंग टू रूल इट्स सिटीजन, ताकि जो भी रनिंग गवर्नमेंट है ये आकर के कोई आर्बिट्रेरी रूल या रेगुलेशंस फॉर्मुलेट ना कर दे. ये कॉन्स्टिट्यूशन उन्हें रेस्ट्रिक्ट करता है कि होल्ड ऑन, स्टे इन योर लिमिट, यू हैव सर्टेन लिमिट्स टू फॉलो अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन. द एम ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द नेशन इज टू एंश्योर स्मूथ गवर्नेंस फॉर द वेलफेयर ऑफ इट्स सिटीजन. और ये भी इंश्योर करता है कि आपकी जो वर्किंग है, प्रोसीडिंग्स है इन टर्म्स ऑफ फॉर्मुलेशन ऑफ लॉ एंड इम्प्लीमेंटेशन ऑफ लॉ, आप
आप अच्छे से स्मूथ रनिंग कीजिए इस चीज को। अगर कोई भी रिस्ट्रेन आता है या कोई भी तकलीफ आती है इन सब चीजों में, तो जो थर्ड ऑर्गन ऑफ गवर्नमेंट है दैट इज जुडिशरी टेक्स रोल। The principle of the Constitution distinguishes a constitutional or democratic government from an absolute monarch or dictatorship. ये कॉन्स्टिट्यूशन ही है जो रिस्ट्रिक्ट करता है, डिमार्केट करता है कि यू आर अ डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट और अ मोनार्कियल गवर्नमेंट। मोनार्कियल गवर्नमेंट में क्या होता था पहले कि राजा या जो भी डिक्टेटर है वो आर्बिट्रेरी नियम और कानून विदाउट नोइंग द इंटरेस्ट ऑफ द पीपल वो नियम और कानून रेगुलेट कर देता था। आपने हिस्ट्री में पढ़ा होगा दिल्ली सल्तनत के टाइम, मुगल्स के टाइम, ब्रिटिशर्स के टाइम, कैसे वो नियम कानून अपने इंटरेस्ट के लिए, अपने फायदे के लिए बनाते थे। उन्हें ये नहीं था कि जनता का कितनी भलाई हो रही है या नहीं हो रही है। बट ऑन कॉन्ट्ररी नोट, यहाँ कॉन्स्टिट्यूशन बताता है कि एवरी लॉ शुड बी फॉर द वेलफेयर ऑफ द पीपल। गवर्नमेंट का अपना कोई भी इंटरेस्ट नहीं होता है। गवर्नमेंट का एक ही सिंपल फंडा एजेंडा है कि आपके वेलफेयर ऑफ द पीपल के बारे में काम करे। Next is enactment of the Indian Constitution. We have studied in the freedom movement of India that cabinet mission plan arrived in India in 1946. ये कैबिनेट मिशन प्लान के बारे में आपके बुक में बता रहा है कि एक कैबिनेट मिशन प्लान था, मतलब एक सेट ऑफ बॉडी थी जो कि ब्रिटेन से भेजी गई थी इंडिया में इनके कॉन्स्टिट्यूशन बनाने के लिए। बट ये पहला अटेम्प्ट नहीं था। अगर मैं बात करूं कॉन्स्टिट्यूशन के फॉर्मुलेशन का, तो ये लगभग 1934 में एम एन रॉय साहब ने कॉन्सेप्ट बताया था कि इंडिया के लिए भी एक कॉन्स्टिट्यूशन होना चाहिए। तो फ्रॉम 1934 टू 1946 इस पीरियड में बहुत से ऐसे चेंजेस आए थे जिसके कारण कि आपको एट लास्ट इन द ईयर 1946 ब्रिटिशर्स को एक कमिटी या एक ग्रुप ऑफ पीपल बना के भेजा इंडिया में ताकि यहाँ के कॉन्स्टिट्यूशन को बनाया जाए, फॉर्मुलेट किया जाए। और ये जो फॉर्मुलेशन होगा ये बाय द इंडियंस ही होगा, मतलब इंडियन लोग ही अपने कॉन्स्टिट्यूशन को बनाएंगे। And put forward a set of proposal to meet the demands of the freedom fighters. और freedom fighters का भी यही डिमांड था कि हमारे देश, जब हमारी देश आजाद हो जाएगी, कहीं ना कहीं हमें पता चल गया था 1946 1945 में आफ्टर द एंड ऑफ सेकेंड वर्ल्ड वॉर कि इंडिया इज गोइंग टू गेन इट्स फ्रीडम in a very short span of time. So we were all ready to set, to formulate our own constitution. So out of these proposals involved setting up of a constituent assembly whose members were being elected indirectly by the provincial legislative assembly lower house only. मतलब उस टाइम की जो provincial legislative assemblies थी, मतलब जहां पे लोगों के द्वारा चुने गए कुछ लोग इनडायरेक्टली चुने गए थे, उनको ये भारों भार दिया गया कि आप इस देश के लिए संविधान बनाएं। इलेक्शन टू द प्रोविंशियल असेंबली वेर कंप्लीटेड बाय जुलाई 1946। तो इसके लिए इलेक्शन हुई, तो जुलाई 1946 में ये इलेक्शन एंड अप हो गई और जो भी इलेक्टेड मेंबर्स आए दे वेर नाउ ऑल रेडी टू सेट अप अ हिस्ट्री, अ लेजेंडरी बुक इन टाइम्स टू कम। आप ये बुक अपने में इतनी ब्यूटीफुल है कि आज तक फ्रॉम 1946 1950 जब इनैक्ट हुआ था कॉन्स्टिट्यूशन और आज 2023 तक ये बुक सस्टेन कर रहा है और इंडिया की पीस और हार्मनी को भी रिफ्लेक्ट कर रहा है। बट ऑन कॉन्ट्ररी नोट आप देखो अपने नेबरिंग कंट्रीज में कितने उथल पथल हो रहे हैं, बट इंडिया एज अ कंट्री इज स्टैंडिंग स्टिल जस्ट बिकॉज ऑफ वन लेजेंडरी बुक दैट इज कॉल्ड द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। The princely state were represented by the members nominated by the rulers of these states. The Constituent Assembly of Undivided India consisted of 389 members, 292 elected, 93 nominated by the princely state, 3 from Chief Commissioner Province and 1 from the British. The Constitution of India was framed by the Constituent Assembly. ये आपका एक MCQ का क्वेश्चन बन सकता है कि what was that body that formulated the Constitution of India? Yeah, what is the name of that body that constituted the Constitution of India? So your answer will be
कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जिनके मेंबर्स इनडायरेक्टली इलेक्टेड हुए थे इन द मंथ ऑफ जुलाई 1946। अब है फॉर्मेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। अब कैसे कैसे बनाई गई। तो द फर्स्ट सिटिंग, अब असेंबली है तो इसमें असेंबली मतलब सभा, एक आप समझ लो, तो लोग गैदर होते हैं। तो जब पहली बार लोग गैदर हुए थे वो दिन था 9 दिसंबर 1946 और इस असेंबली को लीड कर रहे थे डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, हु इज आल्सो कंसिडर्ड एज द टेम्पररी और द फर्स्ट टेम्पररी प्रेसिडेंट ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। ये डेट याद रखना बच्चों, 9 दिसंबर 1946 फर्स्ट मीटिंग हुई थी आपकी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की। इट वाज हेल्ड at the present Central Hall of Parliament and was presided over by Dr. Sachidanand Sinha, the oldest sitting member of the Central Assembly. On December 11, 1946, Dr. Rajendra Prasad was elected as the President of the Constituent Assembly. सर आपने भी बताया 9 दिसंबर 1946 को डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा was द फर्स्ट प्रेसिडेंट। फिर ऐसा क्या हो गया सर 11 दिसंबर को फिर एक नए प्रेसिडेंट आ गए इन द फॉर्म ऑफ डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो बेटा एक फ्रेंच प्रैक्टिस है कि असेंबली के जो सीनियर मोस्ट मेंबर होंगे उनको प्रेसिडेंट बनाया जाएगा, जस्ट इन ऑर्डर टू गिव रिस्पेक्ट टू देम। हमारे इंडिया में भी ऐसे ही हुई, जस्ट इन ऑर्डर टू गिव रिस्पेक्ट टू डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा हु इज द ओल्डेस्ट सिटिंग मेंबर। मतलब उस टाइम के जो सिटिंग मेंबर्स थे, वहां पे जो लोग बैठे थे, उनमें सबसे बुजुर्ग थे हमारे डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। इसीलिए उन्हें जस्ट इन ऑर्डर टू गिव रिस्पेक्ट टू हिम वी made him the temporary president and in order to proceed further 2 दिन बाद 11 दिसंबर को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद was elected as the president। बट आपके नेक्स्ट लाइन में बता रहा है कि जो जिन्ना साहब थे वो कॉन्स्टिट्यूएंटली डिमांड कर रहे थे कि एक हमारे लिए एक मुस्लिम स्टेट बनना चाहिए, तो वो बॉयकॉट कर दिए थे इस कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के लिए। The Muslim League boycotted the Constituent Assembly to demand the creation of a separate state called Pakistan। इन्हें अपना एक अलग देश चाहिए था, मुस्लिम डोमिनेटेड देश चाहिए था, जिसका नाम इन्होंने पाकिस्तान रखा था। Consequently, the members representing the territories which went to Pakistan withdrew from the Constituent Assembly of India। और जैसे ही कि ये डिमांड रख दी गई आफ्टर 3 जून माउंटबेटन प्लान के बाद, तो इन लोगों ने अपने जो कैंडिडेचर है वो अपने खींच लिया था कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली से, क्योंकि अब एक सेपरेट स्टेट की डिमांड इनकी फुलफिल हो चुकी थी। As a result, the membership of the Constituent Assembly of India stood at 299। 389 से स्टार्ट हुआ था। पाकिस्तान के बनने के बाद ये संख्या आपकी 299 तक आकर अटक गई थी। मतलब जितना भी डिफरेंस है आपका इसमें, ये सारे आपके पाकिस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन बनाने के लिए चले गए थे या पाकिस्तान के टेरिटरी में चले गए थे। अगेंस्ट द ओरिजिनल नंबर ऑफ 389 मेंबर्स, of these 284 were actually present on November 26, 1949। ये कौन सा डेट है सर? नवंबर 26, 1949। ये वो डेट है बेटा जब कॉन्स्टिट्यूशन हमारा बनके रेडी हो गया था। तो सर वो कौन सा डेट है? 26 जनवरी 1950। I'll make you clear। हमारा कॉन्स्टिट्यूशन के टर्म्स में आपको 2 डेट याद रखना है। पहला है आपका 26 नवंबर 1949 और दूसरा है 26 जनवरी 1950। तो कहानी यूं है कि कॉन्स्टिट्यूशन बनने की जो रेस थी वो लगभग 2 years 11 month एंड 18 days, इतना दिन लगभग लगा था हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बनने में। तो और हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बन के रेडी हो गया था 26 नवंबर 1949 को। बट फ्रॉम 19
1929 ये वो साल है जब हमने पूर्ण स्वराज की डिमांड की थी। रावी नदी के किनारे लाहौर सेशन, और इनके उस टाइम के प्रेसिडेंट थे जवाहरलाल नेहरू। तो जवाहरलाल नेहरू ने बोला था कि 26 जनवरी को हम लोग इंडिपेंडेंस डे मनाएंगे। 1929 के बाद से 26 जनवरी को हम लोग इंडिपेंडेंस डे मना रहे थे। दो इंडिया वाज नॉट एन इंडिपेंडेंट कंट्री एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम, स्टिल वी वर सेलिब्रेटिंग 26 जनवरी एज एन इंडिपेंडेंस डे, जस्ट इन ऑर्डर टू गिव रेस्पेक्ट, to give honor to this particular date. We kept silence for 2 months, and on the beautiful day of 26 January 1950 we enacted our constitution, जो आपके इस बुक के टेक्स्ट के पहले लाइन में लिखा गया है कि the constitution was enacted on 26 जनवरी 1950। ये दोनों डेट्स आप याद रखिए, इस दिन कॉन्स्टिट्यूशन बन के रेडी हो गया था, और ये वो डेट है जब कॉन्स्टिट्यूशन एनेक्ट हुआ था हमारे कंट्री में। And appended their signatures to the constitution as finally passed. Dr. Rajendra Prasad continued to be the president of the Constituent Assembly of India between 9 December 1946 and 14 August 1947. The assembly held its 5 sessions. ये इन दोनों डेट्स के बीच में टोटल असेंबली 5 बार मिली थी, 5 बार सभा हुआ था। नेक्स्ट इज कंपोजिशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में कैसे कैसे किन किन कम्युनिटी को रिप्रेजेंटेशन देने के लिए बुलाया गया था, और वो कौन कौन से इंपॉर्टेंट मेंबर्स थे, उन कुछ मेंबर्स के नाम we will be discussing in this text. The wide range membership of the Constituent Assembly gave representation to all shades of public opinion. To all shades of public opinion मतलब हम we were somewhere governed by an imperial force for 200 long years. So we were a bit concerned about the minorities, कि जो अल्पसंख्यक है हमारे देश में उनका क्या होगा, उनकी गवर्नेंस कैसे चलेगी, वो अपने डिमांड्स को कैसे रख पाएंगे। आज तक तो 200 सालों के इंपीरियल रूल में उन्हें सिर्फ दबाया और कुचला गया था, बट जब हमारा एक नया देश बन रहा है जो कि हमारे द्वारा ही रूल की जाएगी, तो इन माइनॉरिटीज की कुछ अलग उम्मीदें थी नई सरकार से, अपने नए देश से, कि हमारी भी इंटरेस्ट रखी जाएगी, और इन्हीं इंटरेस्ट को बखूबी निभाया गया है हमारे उस टाइम के कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के मेंबर्स के द्वारा, और उन्होंने बहुत ही सुंदर तरीके से इनके इंटरेस्ट को रखते हुए एक ब्यूटीफुल बुक बनाया जिसका नाम है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। तो यही बता रहा है ऑल शेड्स ऑफ पब्लिक ओपिनियन, मतलब पब्लिक ओपिनियन, उस टाइम के जनता की जो नीड्स थी, वांट्स थी, इनको बखूबी रखा गया था इस ब्यूटीफुल बुक में। द कैबिनेट मिशन प्लान had ensured representation to only 3 categories. जो कैबिनेट मिशन प्लान 1946 में आया था, इन्होंने 3 ही कैटेगरी को रखा गया था, जनरल कैटेगरी, मुस्लिम्स और सिख्स। The Congress leader had, however, ensured that other communities like Anglo-Indians, Indian Christians, scheduled caste and scheduled tribes got representation. जो कैबिनेट मिशन प्लान था, ऑब्वियस सी बात है कैबिनेट मिशन प्लान कहीं ना कहीं इंपीरियलिस्ट फोर्स से इन्फ्लुएंस थे, बिकॉज दे वेर ऑल व्हाइट पीपल, दे वेर ऑल ब्रिटिशर्स। तो उन्होंने भी जाते जाते भी एक छाप छोड़ के जा रहे थे कि कहीं ना कहीं जनरल कैटेगरी को रिप्रेजेंटेशन दिया जाए, मुस्लिम्स को रिप्रेजेंटेशन दिया जाए और सिख्स को रिप्रेजेंटेशन दिया जाए। बट हमारी आईएनसी, इंडियन नेशनल कांग्रेस, कहां इस बात को मानने वाली थी। उन्होंने बोला रुक जाइए भाई साहब, आपको हमारे इंडिया में और भी कम्युनिटीज है जिनको रिप्रेजेंटेशन मिलना चाहिए। वो कम्युनिटीज है एंग्लो इंडियन कम्युनिटीज, इंडियन क्रिश्चियंस। मतलब देखिए उस टाइम के लीडर्स कितने ब्रॉड माइंडेड थे, कितने डायनेमिक माइंडेड थे, वो हर स्पेयर्स ऑफ सोसाइटी के डिमांड को फुलफिल करना चाहते थे। इवन दो क्रिश्चियंस या पर्टिकुलर कम्युनिटी रूल्ड ओवर आवर कंट्री फॉर 200 long years, still our leaders were ready to give representation to them in the form of formation of our constitution. Anglo-Indian community या Indian Christians, scheduled caste, scheduled tribes got their representation.
The Anglo-Indians were represented by Mr. Frank Anthony and S.H. Prater, the Indian Christian by Dr. H.C. Mukherjee and Joseph D'Souza, and the Parsis by Dr. H.P. Modi. ये तीन चार नाम आप याद रख सकते हैं तो बहुत अच्छा, वरना आप बस टेक्स्ट को देखते जाइए. So the Muslim League had boycotted the assembly. There were still two members, Zafar Imam and Mohammad Sadallah, who represented the Muslim community. अब मुस्लिम कम्युनिटी को भी रिप्रेजेंटेशन मिल रहा है, इवन दो मुस्लिम्स के लिए अलग स्टेट बन गया है, बट वो मुस्लिम्स कहाँ जाएंगे जो आज के इंडियन पॉलिटिकल बाउंड्री में एग्जिस्ट करते हैं. इनकी भी डिमांड्स रखी जाएगी, बिकॉज इंडिया इज अ सेक्युलर कंट्री. फाइन. तो हर धर्म के लोगों को, हर कम्युनिटी के लोगों को बराबर का अधिकार देना था हमारे उस टाइम के लीडर्स को, और कहीं ना कहीं ये सही भी है, क्योंकि अगर आप एज अ डेवलप्ड नेशन इंडिया को देखना चाहते हैं तो ईच सेक्शन ऑफ द सोसाइटी, इर्रेस्पेक्टिव ऑफ देयर जेंडर, इर्रेस्पेक्टिव ऑफ देयर कास्ट, इर्रेस्पेक्टिव ऑफ देयर रिलीजन, आपको हर स्पेयर्स को इक्वली डेवलप करना पड़ेगा और डेवलपमेंटल फेज में इनको पार्टिसिपेट करवाना पड़ेगा. तभी बात अच्छी होती है और बात बनती है, तभी हम एक डेवलप्ड नेशन का सपना देख सकते हैं. और ये रिजल्ट भी दिखा है हमें, क्योंकि 1947 के टाइम का इंडिया कुछ और था और आज का इंडिया कुछ और है. वी आर इन अ डेवलपिंग मोड और सून हम लोग एक डेवलप्ड नेशन की ओर जा रहे हैं. The six were represented by Sardar Hukum Singh and Ujjwal Singh. It can be said that Constituent Assembly was truly national in character. Truly national in character. आपका एक क्वेश्चन बनता है बेटा, ये नोट डाउन कर लो. क्वेश्चन है, द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इज ट्रूली नेशनल इन कैरेक्टर. हाउ? आप कैसे बता सकते हो कि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया जो है एक अपने में नेशनलिज्म का रिफ्लेक्शन है? तो आपके इस लास्ट पैराग्राफ जो कि आपका लेफ्ट साइड के कॉलम में बना हुआ है, ये पूरा पैराग्राफ आपको यही बताता है कि इंडिया का जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो ट्रूली नेशनल इन कैरेक्टर है. क्यों? क्योंकि आप देखो, हर सेक्शन ऑफ सोसाइटी को इक्वल इक्वल रिप्रेजेंटेशन मिला है और हर सेक्शन ऑफ सोसाइटी को के लोग आकर के कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में बने. लाइक एंग्लो इंडियंस में हमने दो नाम देखा, इंडियन क्रिश्चियंस में हमने दो नाम देखा, पारसीज में एक नाम है, मुस्लिम्स जो कि कॉन्स्टिट्यूएंटली आफ्टर 1940 1940 के बाद वो कॉन्स्टिट्यूएंटली कंसिस्टेंटली डिमांड कर रहे थे कि हमें एक सेपरेट स्टेट चाहिए. फिर भी हमारे लीडर्स के पास कोई भी एगनी नहीं थी, कोई भी गुस्सा नहीं था उस पर्टिकुलर कम्युनिटी को लेकर के. फिर भी आप देखो, इंडियन मुस्लिम कम्युनिटी को भी रिप्रेजेंट किया गया है जफर इमाम और मोहम्मद सदाउल्लाह के द्वारा. फिर जो सिख कम्युनिटी थी उनको भी प्रॉपर रिप्रेजेंटेशन दिया गया है. तो ये दर्शाता है कि हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन मेकर थे उनकी माइंड कितनी ब्रॉड थी, उनका सोच कितना अच्छा था फॉर द फ्यूचर ऑफ आवर कंट्री, ताकि फ्यूचर में कंट्री में कुछ भी सिविल वॉर जैसा सिचुएशन ना अराइज हो. सिविल वॉर सिचुएशन कब अराइज होती है? आप अगर सीबीएसई के बच्चों से पूछोगे तो उनके फर्स्ट चैप्टर में लिखा हुआ है क्लास 9th में, सॉरी क्लास 10th में, कि बहुत सारे एग्जाम्पल्स को देकर के दिखा गया. लाइक एक एग्जाम्पल मैं आपको बता देता हूँ. श्रीलंका में सिन्हालास और श्रीलंकन के बीच में सिविल वॉर हो गया था बिकॉज रिप्रेजेंटेशन इक्वल नहीं था. तो कहीं ना कहीं ये सारी चीज ऑन द बैक ऑफ द माइंड ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन मेकर ये चीजें चल रही थी, जस्ट इन ऑर्डर टू मेंटेन द पीस एंड हार्मनी ऑफ इंडिया एज अ स्टेट. ये रिप्रेजेंटेशन दिया गया ताकि कोई भी पर्टिकुलर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी अपने आप को अलग थलग, एलियनेटेड ना फील करे. अब है ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन. ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन
को ही मॉडर्न डे प्रिएम्बल का रूप दिया गया है। और ये ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन हमारे फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया पंडित जवाहरलाल नेहरू, जिनको चाचा नेहरू भी कहते हैं, उनके द्वारा दिया गया था। When the Constituent Assembly started the work of drafting the Constitution, Pandit Jawaharlal Nehru proposed objective resolution on 13 दिसंबर 1946। मतलब 11 दिसंबर 1946 को हमारा परमानेंट प्रेसिडेंट डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद बने, और 2 दिन बाद 13 दिसंबर को हमारा ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन को प्रपोज किया गया था। अब इस रेजोल्यूशन में किन किन बातों पे हाईलाइट किया गया था, किन किन बातों को हाईलाइट किया गया था, वी विल लुक इनटू द फैक्ट लाइन बाय लाइन। द ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन हाईलाइटेड द ऑब्जेक्टिव्स लेड डाउन द नेशनल गोल। नेशनल गोल होना चाहिए, मतलब देखते हैं क्या क्या है। तो पहला इज फ्री इंडिया विल बी नथिंग बट अ रिपब्लिक। जो हमारा नया स्टेट फ्री इंडिया होगा और कुछ नहीं होगा, बस रिपब्लिक होगा। मतलब हेड ऑफ द स्टेट शुड बी एन इलेक्टेड वन, मतलब राजशाही का नामो निशान नहीं रहेगा। The ideals of social, political and economic democracy would be guaranteed to all people। आप देखो all people लिखा हुआ है, किसी पर्टिकुलर सेक्शन ऑफ सोसाइटी को यहाँ इन्फ्लुएंस नहीं किया गया है। बोला गया है कि सोसाइटी में, सरकार में और पैसों के मामले में, डेमोक्रेसी के मामले में हर लोगों को इक्वल राइट्स, इक्वल रिप्रेजेंटेशन मिलेगा, सबको बराबर का हक मिलेगा। The republic would grant fundamental rights to its citizen। फंडामेंटल राइट्स का मतलब है एक बेसिक राइट जो कि आपको जीने के लिए एक साधन बनता है। अगर आपके साथ कुछ गलत होता है तो आपके पास राइट है कि आप सरकार को क्वेश्चन कर सकते हैं। और बहुत से ऐसे केसेस आए हैं, जब आप हायर स्टडीज करोगे, आप सिविल सर्विसेज की तैयारी करोगे, तो बहुत सी ऐसे केसेस आए हैं जो कि फंडामेंटल राइट से रिलेटेड थे और गवर्नमेंट को झुकना पड़ा है बहुत से केसेस में। The state would safeguard the rights of the minorities and backward classes। ये जो safeguard the rights of minorities and backward classes को ही मद्देनजर रखते हुए आपके फंडामेंटल राइट्स को इनकलकेट किया गया है in the Indian Constitution। The objective resolution was passed by the Constituent Assembly on 22nd January 1947 और इस ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन को पास किया गया है 22 जनवरी 1947 को। प्रपोज कब किया गया था? प्रपोज किया गया था आपका 13 दिसंबर 1946 और जब पास हुआ ये तो जनवरी 22 1947 हुआ। तो ये दो डेट है आपका ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन के लिए। पहला है जब प्रपोज किया गया था, मतलब जब बिल को लाया गया था सभा में, और दूसरा डेट जो कि 22 जनवरी 1947 है, ये वो दिन है जब इस पे सिग्नेचर हो गया कि हाँ भैया ये चीज सही है, अब ये कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट हो जाएगा। अब है ड्राफ्टिंग कमेटी। ड्राफ्टिंग कमेटी इज ऑल रिलेटेड टू राइटिंग्स या ड्राफ्टिंग या फ्रेमिंग द कॉन्स्टिट्यूशन इन अ पर्टिकुलर मैनर। ये नहीं कि राइट्स यहाँ लिख दिए हैं, ये चीज वहां लिख दी है, वो वहां नहीं, एक सिंक्रोनाइज वे में अच्छे से लिखना, ये ड्राफ्टिंग कमेटी का काम था। और इसके हेड थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। अब है द इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947 by which two independent state of India and Pakistan were created। ये वो एक्ट है, इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947, जिसने हमारे देश का विभाजन कर दिया इन द फॉर्म ऑफ इंडिया एंड पाकिस्तान। पाकिस्तान मुस्लिम डोमिनेटेड एंड इंडिया अ सेक्युलर कंट्री। Recognize the existence of the Constituent Assembly of India। This legal sanctions enabled the Constituent Assembly to function after India's independence। और ये जो Constituent Assembly थी बेटा, इनको एक लीगल अथॉरिटी दे दी गई कि आफ्टर द इंडियन इंडिपेंडेंस, जब इंडिया आजाद हो जाएगा, उसके बाद यही पर्टिकुलर बॉडी अपने देश के ऊपर नियम कानून भी लागू करेगी और संविधान भी बनाएगी। तो डुअल नेचर, आफ्टर इंडियन इंडिपेंडेंस ए पर्टिकुलर कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली हैड डुअल नेचर। दो काम करना था उनको, एक संविधान बनाना था, दूसरा देश के वर्किंग्स, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव को
मद्देनजर रखते हुए देश को संभालना भी था। तो जब ब्रिटिशर्स छोड़ के जा रहे थे तो उन्होंने अपना सारा दारोमदार एक कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को दे दिया, जो कि डुअल नेचर, डुअल रोल प्ले कर रहे थे। द असेंबली बिकेम अ सोवरेन बॉडी। सोवरेन बॉडी मतलब ये अपना डिसीजन खुद लेती थी, कोई इन्फ्लुएंस नहीं था बाहर का इन पे। To carry on its work, it appointed 8 committees. The drafting committee, under the chairmanship of Dr. Bhimrao Ambedkar, was set up on August 29, 1947, and was entrusted with the task of drafting the constitution. जो ड्राफ्टिंग कमेटी है वो सेटअप हुई थी आपकी 29 अगस्त 1947 को, और उसके बाद से इनका काम यही था कि कॉन्स्टिट्यूशन को एक फुल्ली सिंक्रोनाइज्ड मैनर में ड्राफ्ट करना। फाइन, I hope you are getting the facts clear. In case you have any doubt, do comment in the comment section, और आप मेल भी कर सकते हैं या हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ करके आप उस पर मैसेज भी कर सकते हैं। आपके सारे डाउट्स को क्लियर कर दिया जाएगा। अब है आपका डॉक्टर अंबेडकर कॉन्ट्रीब्यूशन टू इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। डॉक्टर अंबेडकर, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, जिनको हम बाबा साहेब भी बोलते हैं, इनका क्या कॉन्ट्रीब्यूशन था, इनका क्या रोल था इन टर्म्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन मेकिंग या इन टर्म्स ऑफ ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन होने के नाते इन्होंने क्या वर्क्स, क्या परफॉर्म करे थे। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, पॉपुलरली नोन एज बाबा साहेब, वाज वन ऑफ द आर्किटेक्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। वन ऑफ द आर्किटेक्ट बोला गया है, मतलब और भी लोग थे इसमें। He was an eminent jurist, economist, politician and social reformer। और इनकी जो उपलब्धियां हैं उनके बारे में अगर बोले तो he was an eminent jurist, मतलब कहीं ना कहीं उन्होंने लॉ की पढ़ाई की थी। He was a socialist, मतलब उन्होंने समाज के लिए कुछ अच्छा काम किया था। उसके बाद इकोनॉमिस्ट थे, मतलब इन्हें अर्थशास्त्र के बारे में भी अच्छा खासा नॉलेज था। और एक सोशल रिफॉर्मर, मतलब सोसाइटी को अच्छे लेवल पे पहुंचाने के लिए इन्होंने और क्या क्या भी काम किए थे, वो सारे क्वालिटीज इनमें थी। The text of the constitution prepared by Baba Saheb provided for constitutional guarantees and protection for a wide range of civil liberties for Indian citizens, including freedom of religion। अब इन्होंने क्या क्या बात की थी कि आपका सिविल लिबर्टीज, मतलब लोगों को स्वतंत्रता होनी चाहिए, लोगों के पास लिबर्टी होनी चाहिए कि वो अपनी बात को हायर अथॉरिटीज तक रख सके, जो कि इंपीरियल रूल के टाइम इम्पॉसिबल था। वी इंडियंस वेर एक्टेड एज अ स्लेव, और हमें ये हक नहीं था, हमें ये राइट नहीं था कि हम अपने हक के लिए सरकार से कुछ डिमांड करते। अगर हम कुछ डिमांड करते थे तो वो सप्रेशन पॉलिसीज लेकर के आते थे, मार धाड़ करते थे, जेल में डाल देते थे, इम्प्रिजनमेंट, रिगरस इम्प्रिजनमेंट होता था। वी हैव सीन कि हमारे फ्रीडम फाइटर्स भी कितने बार जेल गए हैं और फिर आए हैं। Things were too difficult at that point of time when we were under an imperialist approach। जब हम ब्रिटिशर्स के इन्फ्लुएंस में थे, चीजें इतनी अच्छी नहीं थी जितनी अच्छी आज के डेट में आपको दिख रही है। आप फ्रीली रोड पे घूम पा रहे हैं, आप अपनी बात को रख पा रहे हैं, आप सोशल मीडिया पे कुछ भी पोस्ट कर पा रहे हैं, बट थिंग्स वर वेरी डिफरेंट एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम। इतनी लिबर्टीज नहीं थी, इसीलिए सिविल लिबर्टीज की बात की गई है। फॉर इंडिविजुअल सिटीजन इंक्लूडिंग फ्रीडम ऑफ रिलीजन, रिलीजन को भी फ्रीडम मिलना चाहिए। आपको ये अधिकार है कि आप कोई भी धर्म फॉलो कर सकते हैं। सरकार आपको कोई भी धर्म फॉलो करने से मना नहीं करेगी, या सरकार कभी भी ये नहीं बोलेगी कि ये पर्टिकुलर रिलीजन फॉलो करिए तो आपको कुछ फेवर्स मिलेगा या दूसरे रिलीजन फॉलो करिए, ऐसा कुछ भी नहीं है। इंडियन गवर्नमेंट, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डजंट फेवर एनी रिलीजन। All religion is equal in terms of constitution and the government of India, and this makes India a secular country and an identical country in the world sphere। The abolition of untouchability, मतलब छुआछूत, छोटे लोग हमारे घर में नहीं घुसेंगे, छोटे लोग मंदिर नहीं जाएंगे, ये सब चीज बंद कर दी गई थी, जो कि प्रिमिटिव प्रैक्टिस के इंडियन सोसाइटी में प्रिवेलिंग अप्रोच थी। Social rights for women and a system of reservation of jobs in the government services for members of scheduled caste and scheduled tribe। सर आप बोल रहे हैं कि सिविल लिबर्टीज, सबको इक्वल हक, फिर ये सर रिजर्वेशन वाली बात कहां से आ गई गवर्नमेंट सर्विसेज में?
बेटा रिजर्वेशन का कॉन्सेप्ट और लिबर्टी का कॉन्सेप्ट इट इज वेरी डिफरेंट। रिजर्वेशन इट्स लाइक आपको इसीलिए दिया जाता है कि आप जो माइनॉरिटी सेक्शन ऑफ सोसाइटी है उनका अपलिफ्टमेंट हो। जैसे कि आपको एक सपोर्ट चाहिए होता है। जब आप बचपन में चलना नहीं जानते थे तो आपको आपके पेरेंट्स ने, आपके गार्जियन ने, आपके एल्डर्स ने हाथ पकड़ के चलना सिखाया था और आप आज के डेट में चल पा रहे हैं, अपने वर्क्स खुद से परफॉर्म कर पा रहे हैं। इसी कॉन्सेप्ट को रखते हुए जो शेड्यूल्ड कास्ट और शेड्यूल्ड ट्राइब्स थे, जो उस टाइम बहुत दबे कुचले महसूस करते थे इंपीरियलिस्ट अप्रोच में, उनको एक सहारा दिया गया था कि हाँ, आपको भी अब प्रॉपर गवर्नेंस में हिस्सा लेना चाहिए। आपकी भी कुछ इंटरेस्ट है, आपकी जो पॉपुलेशन है उनके बारे में आखिरकार आप ही तो डिमांड करोगे, तभी तो आपकी डिमांड फुलफिल होगी। तो इसीलिए रिजर्वेशन का कॉन्सेप्ट आया। इट इज नॉट अ नेगेटिव कॉन्सेप्ट इन एनी सेंस। In order to shape India into a complete sovereign democratic republic in which the liberty and dignity of the individual is ensured along with national integrity। और ये सारी बात रखी गई इसीलिए कि हमारा देश जो कि एक वॉयलेंट, एक बहुत दर्दनाक पार्टीशन से गुजर रहा था, आगे फिर इस देश को कोई पार्टीशन जैसा प्रॉब्लम फेस ना करना पड़े, इसीलिए ये सारी लिबर्टीज दी गई थी। और इंडिया के इंटीग्रेशन की बात की जाए तो आफ्टर 1947 पाकिस्तान वाले सेपरेशन के बाद ऐसा कभी हुआ नहीं है। और जब तक हमारा संविधान बरकरार है, इसकी गरिमा बनी हुई है, हम लोगों ने इसकी गरिमा को बनाए रखा है, तब तक ये देश नहीं टूटेगा। बाबा साहेब इनकॉर्पोरेटेड द फॉलोइंग प्रिंसिपल्स इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। अब इनके जो प्रिंसिपल्स है वो एक बार एक एक करके हम लोग देखते हैं। पहला है, मेड द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन वर्केबल, फ्लेक्सिबल एंड स्ट्रॉन्ग एनफ टू होल्ड द कंट्री टुगेदर बोथ इन पीस एंड इन वॉर। मतलब इनकी जो ड्राफ्टिंग स्किल्स थी, इन्होंने इतने अच्छे से इस चीज को ड्राफ्ट किया है कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एक वर्केबल, एक लिविंग लेजेंड है। हर चीज को फॉलो एनैक्ट करने के पहले इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को रेफर किया जाता है। तो कहीं ना कहीं इसकी जो इंपॉर्टेंस है ये आज भी डाइल्यूटेड नहीं है। नेक्स्ट इज फ्लेक्सिबल, कि चेंजेस होते रहती है। कुछ टर्म्स, कुछ एक लॉज या कुछ एक क्लॉज आर्टिकल्स आसान से चेंज हो जाती है सिंपल मेजोरिटी से, और कुछ क्लॉज जो कि एब्सोल्यूट मेजोरिटी 2/3 मेजोरिटी से चेंज होती है। तो चेंजेस आ सकते हैं। आज के डेट तक 105 अमेंडमेंट हो चुका है हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। स्टिल इट इज स्टैंडिंग स्टिल एंड लिविंग अ लाइफ ऑफ अ लेजेंड। और किसी भी कॉन्स्टिट्यूशन या किसी भी कॉन्स्टिट्यूशन, किसी कंट्री के कॉन्स्टिट्यूशन का ये बस ये मतलब नहीं होता है कि शांति के टाइम पे वो काम कर रहा है। इन द टर्म्स ऑफ वॉर ऑल्सो ये कॉन्स्टिट्यूशन काम करता है। एंड वी हैव सीन न्यूमरस वॉर विद इंडिया एंड वन वॉर विद चाइनीज गवर्नमेंट। तो still it is existing. This is the beauty of our Indian constitution. Provided special safeguard to the minorities and certain classes who are socially and educationally backward। मतलब जो सोशली, मतलब सोसाइटी में पिछड़े वर्ग के लोग हैं या जिनकी पढ़ाई लिखाई उस स्तर पे नहीं हो पाई है, जो कि अपना स्किल डेवलपमेंट करके अपने एम्प्लॉयमेंट को जनरेट कर सके, उनको स्पेशल राइट्स दी गई है in terms of reservation। Incorporated the right to constitutional remedies to ensure that fundamental rights of the individual are not infringed by the center or the state government। एक फंडामेंटल राइट्स के फॉर्म में राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज भी है, जो कि हार्ट एंड सोल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन भी बोला जाता है अकॉर्डिंग टू बाबा साहेब। इनका ये कहना था कि जो ये राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज है ये कुछ नहीं है, ये बस यही है कि आपकी अगर राइट्स कोई भी इंडिविजुअल या स्टेट गवर्नमेंट या सेंट्रल गवर्नमेंट वायलेट कर रही है तो यू हैव द राइट टू अप्रोच टू हाई कोर्ट एंड सुप्रीम कोर्ट एंड दे विल इशू अ रिट पिटिशन इन फेवर ऑफ यू। आपकी साथ देगा, वो ये नहीं देखेगा कि आपके पास पैसे कितने हैं या आप किस रिलीजन से बिलोंग करते हो। अगर आपकी राइट वायलेट हुई है, वायलेटिंग अथॉरिटी कोई भी हो, he have to face the consequences। Fourth point is
single citizenship and single judiciary and uniformity in fundamental law to integrate Indian society. इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ भी ऐसी बातें नहीं बताई गई है जो कि नेशनल इंटीग्रिटी पे क्वेश्चन उठा सके। इसीलिए हमारे देश में सिंगल सिटीजनशिप का कॉन्सेप्ट है। आप अपने आधार कार्ड पे या आपकी जो भी आइडेंटिटी कार्ड है उस पे कहीं भी आपके स्टेट का नाम नहीं लिखा रहता है, वहां पे सीधा सीधे लिखा रहता है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, भारत सरकार। आपके राज्य का, आप मध्य प्रदेश से बिलोंग कर रहे हो तो गवर्नमेंट ऑफ मध्य प्रदेश नहीं लिखा रहता है, या आप उत्तर प्रदेश से बिलोंग कर रहे हो तो गवर्नमेंट ऑफ उत्तर प्रदेश नहीं लिखा रहता। हाँ, एड्रेस में लिखा रहता है, दैट इज डिफरेंट थिंग, वो आपका इंडिविजुअल मैटर है। बट एज एन आइडेंटिटी वी हैव सिंगल आइडेंटिटी। You cannot be the citizen of your state and the citizen of India both at one point of time. We have only single citizenship, that is citizen of India. Therefore, he proposed a strong center to maintain territorial integrity and administrative discipline. इसलिए इन्होंने सेंट्रल अथॉरिटी को बहुत ज्यादा पावरफुल बना दिया है इन टर्म्स ऑफ मेंटेनिंग द नेशनल इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया। किसी भी मौके पे देश का विभाजन नहीं होना चाहिए। Incorporated directive principles to ensure social and economic democracy and welfare of the people. ये जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसीज है ये उस टाइम पे इसीलिए लगाया गया था क्योंकि हमारी इकोनॉमी उतनी स्टैंडिंग इकोनॉमी आज के जैसी नहीं थी। इसलिए कुछ एक राइट्स मैं नहीं बोल सकता हूँ, लाइक कुछ एक टर्म्स बताए गए थे कि अगर इंडिया एक ऐसे स्टेज पे पहुंच जाता है जहां की इन सब मैटर्स को फंडामेंटल राइट्स में इंक्लूड कर दिया जाए तो बेटर होगा। इसलिए कुछ टर्म्स को डीपीएसपी, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी में रखा गया है ताकि जब इकोनॉमिकली अपहोल्ड करेगा इंडिया तो उस टाइम पे इस चीज को आपके ले लिया जाएगा फंडामेंटल राइट्स में। लाइक पंचायती राज सिस्टम का एग्जांपल ले लो, वो भी डीपीएसपी का पार्ट था और वो लिया गया है। एजुकेशन, चाइल्ड एजुकेशन, 6 से 14 साल के उम्र के हर बच्चे को पढ़ाई करने का हक है, ये भी लिया गया है आपका डीपीएसपी से और फाइनली उसको फंडामेंटल राइट्स में इनकलकेट किया गया है। तो ये सारी चीजें हैं। अब है रीडिंग्स, कितने बार रीडिंग हुई? ऑब्वियस सी बात है, सभा है, लॉ बन रही है तो उसको पढ़ा जाएगा, डिस्कस किया जाएगा लोगों में। तो ऐसे कितने बार डिस्कशंस हुए थे ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। The draft was discussed by the Constituent Assembly clause by clause since November 9, 1948. सबसे पहली रीडिंग हुई थी आपकी 4 नवंबर को। क्लॉज बाय क्लॉज मतलब लाइन बाय लाइन पढ़ी गई थी। जैसे मैं पढ़ा रहा हूं आपको लाइन बाय लाइन, वैसे ही उस टाइम पे जो आपके कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के द्वारा चीजें बताई जा रही थी, चीजें डिस्कस की जा रही थी, चीजें फ्रेम की जा रही थी, वो लाइन बाय लाइन पढ़ी गई थी। Thereafter, the draft underwent the second reading, which was completed on 17th October 1949. It was followed by the third and the final reading, which was completed on 26 January 1949. तो 3 रीडिंग हो गया आपका। जो लास्ट रीडिंग है वो था 26 नवंबर और जो पहली रीडिंग है वो आपकी थी 4 नवंबर। ये दोनों डेट अगर याद रख सकते हैं तो वेल एंड गुड। अब है टाइम टेकन, कितना दिन लगा था। इट टुक नियरली 3 years। 3 years आपका एक अप्रॉक्स फिगर बता गया है। मैं अगर करेक्ट फिगर बताऊं तो 2 years 11 months और 18 दिन, 2 11 18, ये आपका टाइम टेकन था फॉर फ्रेमिंग द कॉन्स्टिट्यूशन, द लेजेंडरी कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। To finally pass the constitution, at the time of its signing, the constitution consisted of 395 आर्टिकल एंड 8 शेड्यूल। 395 आर्टिकल मतलब ये कुछ नहीं है, 395 पॉइंट्स है जिसके कारण जो हर वो पॉइंट्स में बताया गया है डिफरेंट पॉइंट्स में कि चीजें कैसे चलनी चाहिए, कैसे अच्छे से होगी, ये सारे आर्टिकल्स बताए जाते हैं जिसको हिंदी में आप अनुच्छेद बोलते हैं और 8 शेड्यूल्स में बांटा गया है हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। अब नेक्स्ट पॉइंट इज implementation of the constitution. After signing the constitution, only the clause relating to the citizenship and some other came into effect immediately after signing of the constitution. Signing of the constitution मतलब बच्चों 26 नवंबर 1949 को, ये वो दिन था जब साइन हो गया था कॉन्स्टिट्यूशन। कॉन्स्टिट्यूशन
अडॉप्ट कर लिया गया था, एनैक्ट नहीं हुआ था। ये हम लोगों ने अपने अपनों को एक्सेप्ट कर लिया था कि हाँ हमारा ये कॉन्स्टिट्यूशन होगा। अब जब हमने अडॉप्ट कर लिया है तो कुछ आर्टिकल्स को रिलीज किया गया कि हाँ ये इस डेट के बाद से फॉलो होने लगेगा, और वो सारी बातें थी आपके सिटीजनशिप्स को लेकर के, और कुछ एक डिफरेंट डिफरेंट मैटर्स थी। दिस वॉज टू एनेबल पर्सन डिस्प्लेस्ड एज अ रिजल्ट ऑफ द पार्टीशन, और सिटीजनशिप के लिए इसीलिए किया गया था क्योंकि हमने एक ब्लडी पार्टीशन देखा था, एक खूनी पार्टीशन देखा था, बहुत से लोगों का कत्लेआम हुआ था उस टाइम पे। इसीलिए ये इंश्योर किया गया था उस टाइम के गवर्नमेंट के द्वारा कि सबसे पहले सिटीजनशिप एज अ कॉन्सेप्ट को डेवलप किया जाए इंडिया एज अ कंट्री में। The constitution was adopted and passed by the Constituent Assembly on November 26, 1949. The constitution was as a whole came into effect from 26 January 1950. Constitution as a whole मतलब पूरे constitution में 395 articles and 8 schedule was enacted and incorporated in the year 1950, 26 जनवरी, जिसको आप रिपब्लिक डे से आज मनाते हैं। With the coming into force of the Constitution, C. Rajagopalachari became the Governor General. Who was the first Governor General of independent India? Your answer will be C. Rajagopalachari. He replaced Lord Mountbatten. उसके पहले Lord Mountbatten, he was the Viceroy of India, last Viceroy of India, और इन्हीं का 3rd जून प्लान था। The Constituent Assembly became the provincial parliament until the new general election were held in 1951-52, और हमारे कंट्री का जो पहला इलेक्शन हुआ, पहला मतदान हुआ, वो हुआ था सन 1951 से 52 के बीच में। उसके पहले तक ये कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, जैसा कि मैंने बताया, डुअल रोल प्ले कर रही थी आफ्टर 1947, आजादी के बाद से 1951 तक, मतलब लगभग 3, 3.5, 4 साल तक जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली है वो डुअल रोल प्ले कर रही थी इन टर्म्स ऑफ फॉर्मुलेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन एंड इन टर्म्स ऑफ गवर्निंग द कंट्री। Rajendra Prasad, who was the president of India, who was the president of the Constituent Assembly, took over as the president of India, और after general election president of India बनाया गया डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को, who became the president of the Constituent Assembly on which date? The date was 11 December 1946, और टेम्पोररी कौन थे बच्चों? डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। अब है सिग्निफिकेंस ऑफ 26 जनवरी। अब आपके बुक का जो लास्ट टॉपिक है इस चैप्टर का, इसमें बताया गया है कि 26 जनवरी ही क्यों, ऐसा इस दिन क्या हुआ था। शॉर्ट में तो मैंने बता दिया था आपको। द डेट January 26, 1950 for the commencement of the constituents